आदाब, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आज आपसे एक अहम मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सबको मालूम है कि कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है और उसकी आग पूरे देश में फैल गई है। मुल्क के अलग अलग रियासतों में, अलग अलग शहरों में उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है। तो उसके बारे में बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने वहाँ पे कुछ प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो लड़कियों के हैं, उडुपी डिस्ट्रिक्ट खासतौर पे, उसके लिए जो ये मामला उठा है। तो सेक्शन 133(2) कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के तहत उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसके लैंग्वेज काफ़ी वेग है। उसमें कहीं क्लियरली नहीं लिखा कि वो हिजाब के लिए लड़कियों को मना करें, लेकिन ना जाने क्यों इंडिविजुअल कॉलेजेस जो हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि लड़कियों को, खासतौर पे मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती हैं। हालांकि आजकल देखने में आया है कि हर मज़हब के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन भी है, धूप भी होती है, और दूसरे अपने आप को सेफ महसूस कराने के लिए वो हिजाब पहनती हैं। तो उससे लड़कियों की तालीम मुतासिर हो रही है। लड़कियों को कॉलेज में आने से वहाँ के कॉलेजेस ने मना कर दिया। तो उसके बाद वो लड़कियां जो मुतासिर थी वो कर्नाटका हाईकोर्ट गई। कर्नाटका हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। तो जस्टिस दीक्षित जो सिंगल जज थे उस बेंच में सुन रहे थे। तो उन्होंने 2-4 दिन सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा इसमें लार्जर इश्यूज इन्वॉल्व है जो कि पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल से इन्वॉल्व है, तो मैं इसको बड़ी बेंच में, 3 जजेस की बेंच में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो अब उसकी समाअत 3 जजेस की बेंच सुन रही है और अब आइंदा मंडे को 14 तारीख को दोबारा सुनवाई होगी। एक दिन सुनवाई हो चुकी है उसकी। तो उसमें अपना पक्ष रख रहे हैं सब लोग, पिटिशनर्स भी और गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल है वो भी रख रहे हैं। तो उम्मीद जो उसमें कानूनी जो उसमें पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड जो आ रहा है, ये मामला आज का नहीं है, पहले भी कई बार उठा है हिजाब वाला मामला। 2015 में केरला हाईकोर्ट का जस्टिस के विनोद चंद्रन का मामला था, जब सीबीएसई का जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस ड्रेस कोड जारी किया था। उसमें उन्होंने हिजाब को मना कर दिया था और ये कहा था कि लड़कियां जो है फुल ड्रेस की शर्ट्स वगैरह नहीं पहन कर आएंगी। तो उसके लिए फिर जो है कोर्ट में लड़कियां गई थी कि हमारा राइट है, हमको डिनाई नहीं कर सकते कि हम किस तरह का कपड़ा पहने, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस राइट है। तो जस्टिस रविंद्रन ने कह दिया था कि आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपको कोई खदशा है कि कोई चीटिंग वगैरह होगी तो आप इन्विजिलेटर को पूरा राइट है कि वो लड़कियों को, फीमेल ही होंगी इन्विजिलेटर भी, और वो लड़कियों को चेक कर सकती हैं, फ्रिस्किंग कर सकती हैं, उनका हिजाब उतरवा के चेक कर सकती हैं, उसके बाद वो दोबारा हिजाब पहन ले और वो एग्जाम दे। आर्टिकल 14A जो है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। उसी के तहत फिर आर्टिकल 19(2) में जो है वो आ जाता है कि गवर्नमेंट 19A में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिली है हमें 19 में, आर्टिकल 19(1)A में, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली है उसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आर्टिकल 19(2) के अंदर। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब कर्नाटक गवर्नमेंट कह रही है हमने पब्लिक ऑर्डर के तहत ही जो है ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो खैर ये तो कोर्ट देखेगी कि वो पब्लिक ऑर्डर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कितनी जायज़ है, नहीं है। लेकिन आर्टिकल 25(1) जो है वो हर हिंदुस्तानी को अपना रिलीजन्स को जो है फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट करने की इजाज़त देता है। उसमें भी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर किसी से मोरालिटी या हेल्थ जो है इफेक्ट हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। लेकिन हर कोई जो है फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसकी कसौटी पे उसे परखना होता है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो आया कितनी सही है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का जो है इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा है। और उसके लिए हमारी अदालतें बैठी हुई हैं और अदालतें उस पर जो है सुनवाई करती हैं। इसमें 2015 में ये हुआ, फिर सेम चीज़ दोबारा रिपीट हुई। केरला ही हाई कोर्ट का केस है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का, इसको कर्नाटक हाई कोर्ट में भी जस्टिस एडवोकेट कामत जो इसमें पिटिशनर की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने फिर रेफर किया था इसको जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक वाले केस में। उसमें भी जस्टिस मुश्ताक ने कहा था कि अंडर आर्टिकल 25 से हर किसी को अपना ड्रेस का और पहनने का उनका एसेंशियल पार्ट, अगर वो उसके रिलीजन का है तो उसको पूरा इख्तियार है कि वो उसको इस्तेमाल करे, वैसे ड्रेस पहने, उसको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती जो कि उसके रिलीजन का पार्ट है। अब हिजाब के बारे में बताऊं कि हिजाब जो है रिलीजन का बिल्कुल एसेंशियल पार्ट है, एक अहम जुज है इस्लामिक रिलीजन का। सूरह अल-नूर सूरह नंबर 24 जो है उसकी आयत नंबर 31 में साफ कहा गया है कि ख़वातीन जो हैं वो अपना सर ढकेंगी और अपने जो ड्रेस उनकी ऐसी होगी, वो लंबी उसकी स्लीव्स होंगी, फुल स्लीव्स होंगी उसमें, और
इस वजह से उसको एसेंशियल पार्ट माना गया और सीबीएसई को भी उस केस में फिर कहा गया था कि आप जो है इनको छूट देंगे या हिजाब पहन के देंगे। सीबीएसई उसके अगेंस्ट अपील में गया था, जिसकी सुनवाई डबल बेंच ने करी थी और डबल बेंच ने सीबीएसई की अपील को मुस्तरद कर दिया था और उस टाइम लड़कियों ने हिजाब पहनकर एग्जाम दिया था। इसी तरह हदीस भी इन केसेस में कोट की गई थी कि पुरानी हदीस के साथ साथ हदीस मुबारका भी है और उसमें भी रसूलुल्लाह का फरमान है कि औरतें जो है अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर ले, खाली चेहरे को छोड़ के बाकी बॉडी जो है वो अच्छे ढीले ढाले कपड़े से पहने, ज़्यादा चुस्त ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने जिससे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है दूसरों को सामने आया हो। और ये भी बताया कि जो नामहरम है, नामहरम को सामने जो है आप पूरा एहतियात रखें और अपना इस तरह का ड्रेस अपना हो जिससे दूसरे आपको जो है गौर करके देखें या घूर के देखें। तो ये सब हदीस में भी मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। एंड हिजाब इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम, ये रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। इसलिए मुतअद्दिद बार जो है कोर्ट्स ने इसको हिजाब पहनने की बात को अपहेल्ड किया गया है। लेकिन अभी यह केरला का मामला इसलिए है, वहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं और पढ़े लिखे हैं, वो अपने राइट्स को अच्छी तरह समझते हैं। तो वहाँ पे बार बार ये केरला के जजमेंट आए तो जगदीश दीक्षित ने भी ये कहा जब सुनवाई कर रहे थे कर्नाटक हाई कोर्ट में कि केरला हाई कोर्ट के ही जजमेंट क्यों आ रहे हैं, वहाँ के लोग ही क्या ज़्यादा एक्टिव है या वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या उनके ज़्यादा लगता है कि उनके राइट मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी 2021 में वेस्ट बंगाल में वहाँ की पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। रिक्रूटमेंट में कुछ कैंडिडेट्स ने अपने जो फोटोग्राफ्स लगाए वो हिजाब वाले फोटोग्राफ्स थे, वो हिजाब में मत थे, उनका सर ढका हुआ था, लेकिन यह है कि उनका फेस वाज वेरी क्लियरली विजिबल, चेहरा उनका साफ नजर आ रहा था। लेकिन उनका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके अगेंस्ट जो है कुछ वहाँ की लड़कियाँ हाई कोर्ट में गई थी और वो अभी वहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और अभी जनवरी में उसकी एक रिसेंट सुनवाई थी, तो अभी वो चल रहा है। तो इस तरह बार बार ये किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा है, जबकि सबको पता है कि ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग या अफसरान हैं, उनकी क्या मंशा है, वो क्यों किसी एक कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसके पीछे तो एक लंबी साजिश है, कुछ लोगों का मंसूबा है। इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है, इस मुल्क का जो कम्युनल हार्मनी है, नेशनल इंटीग्रेशन वाली जो बात है, उसको वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस मुल्क को किसी दूसरी राह पे ले जाना चाहते हैं। जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है वो उनको पसंद नहीं आ रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं रोड़े अटकाना चाहते हैं और इसकी यहाँ की पीसफुल जो माहौल है और कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये आज से नहीं, 1954 में बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मणा श्री शिरूर मठ के बारे में था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजियस बिलीव्स ओनली, इट एक्सटेंड्स टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओनली। हमारी जो धार्मिक मान्यता है वहां तक नहीं है हमारे रिलीजन की फ्रीडम, बल्कि हम उस धार्मिक मान्यताओं को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या हमारी प्रैक्टिसेस है, क्या हमारे रस्मों रिवाज है, क्या रसूमात हैं, हम उसको कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रिलीजन और उसको लिए भी हमें फ्रीडम दी गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जो इस मामले में बहुत काम आएगा, कारगर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुत्ता स्वामी का केस है, उसमें बहुत साफ तौर पे कह दिया था कि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन इस तरह की हो जिससे जो है ये डिसाइड हो कि कोई आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कैसे रहेगा। ये एक इंसान को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और ये ह्यूमन राइट भी है। आदमी कैसे जिएगा, क्या पहनेगा, क्या कपड़ेगा, ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है उसके तहत भी आता है। उसी ह्यूमन राइट्स के तहत ही हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं सारे। तो ये सब सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने के बाद भी, उसके बाद हमारे ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, हालांकि बहुत लायक लोग होते हैं, पढ़े लोग होते हैं, ये अपने सियासी आकाओं के कहने पर आके इस तरह के जीओस या रेगुलेशंस लागू कर देते हैं जिससे एक मुल्क का माहौल खराब होता है। हालांकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखिए तो वहाँ पे किस तरह की फ्रीडम दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट यूएसए का जो है उसने 1969 में कहा था कि कोई आदमी अगर स्कूल में पढ़ने आ रहा है या कॉलेज में आ रहा है तो उसका मतलब नहीं है कि स्कूल के गेट के ऊपर, मतलब स्कूल के बाहर अगर वो स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो उसके ऊपर आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो स्कूल के गेट के बाहर छोड़ कर आएगा। अगर वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने आया है तो जो उसके हुकूक स्कूल या कॉलेज के बाहर है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर भी बहाल रहेंगे।
कॉलेज या स्कूल वाले उसके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी पामाली हो। इंटरनेशनल जगह आप देखें कि आए दिन हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि चाहे यूएसए हो, यूके हो, वहाँ के जो जजेस हैं, जो फीमेल्स आजकल नई रिक्रूट हो रही हैं, वो हिजाब एड ऑन करती हैं, हिजाब पहनकर अपना कोर्ट के अंदर सुनवाई करती हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो समझती हैं कि उनके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। तो वो हिजाब पहनकर भी कोर्ट में बैठ के सुनवाई करती हैं और वहाँ जस्टिस देती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रही है। सबको चाहते हैं कि हम वर्ल्ड एक कम्युनिटी बन के आपसी भाईचारा होना चाहिए, हम एक होके रहें। तो फीफा जो बॉडी है, जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, जो करती है, उसने 2014 में बिल्कुल इस चीज़ की परमिशन दे दी कि कोई मुस्लिम लेडीज अगर हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलना चाहती हैं तो वो हिजाब पहनकर फुटबॉल के फील्ड में आ सकती है। इसी तरह FIBA है, फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यूएसए में, उन्होंने भी कह दिया कि हिजाब पहनकर लड़कियां, औरतें जो हैं बास्केटबॉल खेल सकती हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकती है। न्यूजीलैंड ने तो अपनी पुलिस फोर्स में जो फीमेल्स मुस्लिम्स आ रही हैं उन तक को इजाज़त दे दी है कि वो हिजाब पहनकर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकती है। तो जब दुनिया इस तरफ जा रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात कर रही है, ऐसी रस्म रिवाज या रसूमात के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, सब में आपसी भाईचारा फैला रही है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट जो है एक रिग्रेसिव स्टेप ले रही है, जो हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है, जो हमारे आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रहा है। जो माइनर गर्ल्स हैं बेचारी, जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, उनके जो यूनिटी है और डिफीट, जो हमारे इंटीग्रेशन की बात होती है, भाईचारे की, यकजहती की बात हो रही है, उसको डिफीट करने की बात हो रही है। और ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत खतरे में पड़ सकता है और यहाँ जो एक गंगा जमनी तहजीब और अमन व अमान की फिजा बह रही है वो बहुत खतरे में आ जाएगी। अब जो कर्नाटका हाईकोर्ट की मैंने आपको बताया था रिट पिटीशन जो एक सिंगल जज साहब के पास थी, वो 3 जज की बेंच के पास सुनवाई हो रही है। इसी बीच में कर्नाटका हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारा ये रिट पिटीशन चल रही है हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दे रहा है और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो बहाल रहेगा। जिसको भी कॉलेज में पढ़ने आना है वो अपना रिलीजियस कोई भी आइडेंटिटी है, चाहे वो गमछा हो, दुपट्टा हो या हिजाब हो, कुछ हो, वो सब बाहर छोड़ कर आएंगे और कॉलेज में एक जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है कॉलेज की, उसके हिसाब से पहन कर आएंगे। तो उसके खिलाफ ये कपिल सिब्बल साहब ने भी और एक और वकील साहब ने मेंशन किया था इसको, तो चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वी आर सीज ऑफ द मैटर, हमारे सामने मैटर है, हम सब सोशल मीडिया पे और अखबारों के जरिए हमें पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और जब यह मामला वक्त होगा और हमारे सामने समाज के लिए अगर आया तो हम इस पर बर वक्त कार्रवाई लेंगे और इस पर हम कार्रवाई करते हुए हम इस पर किसी भी आदमी का जो फंडामेंटल राइट है उस पर नुकसान नहीं होने देंगे और हम इसमें पूरी तरह बिल्कुल इंसाफ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अभी सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो आज की डेट में स्थिति तो यही है कि यह कर्नाटका हाईकोर्ट में 3 जज की बेंच के सामने सुनवाई हो रही है और 14 तारीख को मंडे को इसकी सुनवाई होगी। अब मैं इसको थोड़ा ये बता दूं कि ये हमारा रिलीजियस राइट्स का मामला तो है ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट ने जो हमें दे रखा है आर्टिकल 25(1) ने, लेकिन साथ में गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रही है। ये असल में हमें ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये हमारे रिलीजन पे तो अटैक हो रहा है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ द डे या रूलिंग पार्टी ऑफ द डे इसका एक वो फायदा उठाना चाह रही है, पॉलिटिकल फायदा। क्योंकि यूपी में, उत्तराखंड में और दीगर स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे इन हुकूमतों की हालत, इनकी सरकार की जो पार्टी है उसकी हालत बहुत खराब है। तो उसके लिए वजह से ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। जब कर्नाटका में इलेक्शन होता है तब यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है यूनियन हॉल में जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, तो जिन्ना का जिन बाहर आ जाता है, इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, कभी 370 याद आ जाता है, कभी राम मंदिर याद आ जाता है। अब तो राम मंदिर का मामला सुलझ चुका है, बिल्कुल राम मंदिर बन रहा है, तो अब बार बार वो राम मंदिर का क्या इशू था क्या नहीं था वो तो सब चीज खत्म हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब राम मंदिर वहां बन रहा है, ट्रस्ट वाले बना रहे हैं, आप राम मंदिर में उसको बार बार उस चीज को कुरेदना, उसको करना, लोगों के मजहबी जज्बात को ये उजागर करना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो कर्नाटक में ये मामला इस वजह से आया कि कोई यूपी उत्तराखंड वगैरह में बीजेपी की हालत खराब है, तो वो पोलराइजेशन चाहते हैं। वहाँ पे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ नहीं कर रहे हैं। बंगाल में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और बिहार में हो रहे हैं, दीगर शहरों में हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पूरे मुल्क में अगर अमन व अमान खराब हो गया तो ये पोलराइजेशन इतना हो जाएगा, तो इनका जो मकसद है इसको ये
पॉलिटिकल इशू बनाने का, तो ये पॉलिटिकल इशू बन जाएगा और इसका ये इलेक्शन में फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे हुकूक का मुद्दा है जो संविधान ने हमें दिए हैं, और हिजाब हमारे मज़हब का एक अहम जुज़ है। इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि छीनने की कोशिश करेगा तो अदालतें मौजूद है। हमें अपने संविधान पे, अपने अदालत पे भरोसा है। हम इसके लिए अदालती लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह अदालत हमारे हक में देगी। जिस तरह के मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस लॉ आपको बताया है अलग अलग मौक़ों पे, तो हर जगह बात यही निकल के सामने आती है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारा, और राइट टू रिलीजन है, आर्टिकल 25 में दिया गया है, उसकी हमेशा उसमें बरतरी समझा गया है, और कोई भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने हमेशा खारिज किया है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अब यह गुजारिश करूंगा कि इस चुनावी हथकंडे से बचें, रोड पर ना निकलें, किसी तरह रोड पे निकल कर डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें, कोई नारेबाजी ना करें, कोई प्रदर्शन ना करें। इससे माहौल ख़राब होगा और दंगा भड़कने का भी खतरा हो सकता है। जो इन सब का जो मंसूबा है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी हमको सब्र से काम लेना चाहिए और भारत की न्याय प्रणाली और जो न्याय व्यवस्था है और संविधान है उस पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें इस मामले की सही पैरवी जो भी करनी है अपने वकला के थ्रू, और अपने जो वकील हैं उनको हम अपना कुरानी आयात हदीस से जो भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो उनको फराहम करा दें, ताकि वो हमारी बात सही तरीके से जज साहिबान के सामने रख सकें। और इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि इस मामले में हमारे हक में फैसला होगा। शुक्रिया।